ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर की है। सूरजपुर छोटा जरूर था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा गांव था। यहाँ के लोग सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाते, दोपहर में पेड़ों की छांव में बैठकर आराम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक किया करते थे। कुछ लोग अपने खेतों पर मेहनत करके घर चलाते थे, तो कुछ लोग गली मोहल्लों में ठेला लगाकर रोज का गुजारा करते थे। उसी गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। सब उसे प्यार से चंदू सेठ कहते थे, लेकिन उसके मन में गरीबों के लिए जरा भी प्यार नहीं था। चंदन गांव के बस स्टैंड के पास एक बड़ा सा ढाबा चलाता था और साथ में गांव में कुछ छोटे छोटे कमरे भी बनवाकर किराए पर देता था। मतलब एक तरफ उसका ढाबा का धंधा और दूसरी तरफ कमरा किराया वाला धंधा। दो दो कमाई के चक्कर में चंदन धीरे धीरे घमंडी होता जा रहा था। गांव के कई लोग उससे डरते थे, क्योंकि अगर किसी ने उससे उल्टी सीधी बात कर दी तो चंदन उसे खूब डांट देता और सबके सामने बेइज्जत कर देता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सूरजपुर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल रहे थे। चंदन अपने ढाबे की चाबी लेकर दुकान की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने ढाबे के सामने पहुंचकर शटर उठाने की कोशिश की, उसकी नजर एक बूढ़े दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो ढाबे के सामने फुटपाथ पर एक पुराना कटोरा लेकर बैठा था। वो गरीब आदमी फटे हुए कपड़े पहने था, सिर पर पुरानी सी पगड़ी थी और चेहरा भूख से कमजोर दिख रहा था। चंदन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, अबे ओ गरीब, तुझे भीख मांगने के लिए यही जगह मिली है क्या तुझे? मंदिर से ज्यादा अच्छा मेरा ढाबा दिख रहा है क्या? मंदिर में बैठ, वहाँ कुछ तो देगा कोई। यहाँ कौन देगा तुझे भीख? गरीब आदमी ने घबराकर उठने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोला, साहब, मैं मंदिर ही गया था, लेकिन वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने मुझे भगा दिया। उन्होंने कहा, यहाँ भीख मांगनी है तो पहले पैसे देने पड़ेंगे, वरना यहाँ नहीं बैठ सकते। साहब बताइए, भला भीख मांगने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे? इसलिए मैं यहाँ आ गया। मंदिर से ज़्यादा तो लोग आपके ढाबे पर आते हैं, सोचा शायद यहाँ कोई दया कर दे। चंदन ने नाक सिकोड़ कर कहा, अच्छा, मतलब तुमने देखा कि मेरे ढाबे पर भीड़ ज्यादा है, तो तुमने सोच लिया कि यहाँ बैठकर मुफ्त का फायदा उठाओगे। भाई, ये जगह भीख मांगने की नहीं है, धंधा करने की है। ये सब भावुक बात मुझे मत सुना, समझे? गरीब ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कोना दे दो बैठने के लिए। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। आपके ढाबे में लोग आएंगे तो जो दया होगी दे देंगे, न हो तो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। चंदन और चिड़चिड़ा हो गया। देख भाई, ये सब मैं नहीं जानता। अभी सुबह का टाइम है, मेरा सबसे ज्यादा कमाई का समय। मुझे ग्राहकों को खाना खिलाना है, न कि तेरी शक्ल दिखाकर उन्हें डराना है। तू यहाँ से उठ, नहीं तो अभी के अभी तेरी पुंगी बजा दूंगा। गरीब की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोला, साहब, यहाँ से भी भगाओगे तो कहाँ जाऊँगा मैं? पर ठीक है, आप जैसे बड़ा आदमी ही तो गरीब को जगह देगा, ऐसा सोचकर मैं ही गलत था। वो उदास होकर अपना कटोरा उठाता है, धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। चंदन उसकी तरफ बिना देखे ढाबे का शटर खोलता है और अंदर जाकर चूल्हा जलाने लगता है। कुछ ही देर में ढाबा खुल जाता है। चंदन जोर जोर से अपने अंदाज में आवाज लगाने लगता है, आओ जी, चंदू ढाबे पर आपका स्वागत है। एक बार यहाँ खाओगे तो हवा में उड़ जाओगे, दूसरी बार खाओगे तो पानी में घुल जाओगे, तीसरी बार खाओगे तो दुनिया भूल जाओगे। आओ, पेट भर के खाओ, मजा उठाओ। इतने में एक पति पत्नी वहां आते हैं। उनके चेहरे पर थकान थी, जैसे कहीं दूर से आए हों। एक ने कहा, भाई, हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, हम इस गांव में नए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। कोई ऐसा है जो हमें रहने के लिए कमरा दिला दे? मदद कर सकते हो? चंदन बोला, अच्छा, नए आए हो तो सुनो, मैं तुम्हारी दो ही बातों में मदद कर सकता हूँ। या तो खाना खिलाऊंगा या फिर रहने के लिए घर दूंगा। दोनों चीजें मेरे पास हैं, बताओ क्या चाहिए? दूसरे आदमी ने कहा, अगर आप हमें रहने के लिए घर दे देंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। अभी हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। किराया कितना लोगे? चंदन ने तुरंत हिसाब लगाया। देखो,
मेरे कमरे का किराया महीने का 1500 रुपए है। कमरा साफ सुथरा है, पानी का इंतजाम है, बस बिजली का बिल अलग देना होगा। सोच लो, रहोगे या नहीं? दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है सेठ जी, हमें कमरा दे दीजिए। आप पता बता दीजिए, हम वहीं जाकर रहेंगे और हर महीने आपको किराया दे देंगे। चंदन ने अपने गर्व से कहा। अच्छा सुनो, गली के आखिर में जो पुराना पीला मकान दिखेगा वही मेरा है। ऊपर वाली मंजिल पर खाली कमरा है, वहां तुम दोनों रह सकते हो। चाबी मेरी दुकान से मिल जाएगी और किराया महीने की पहली तारीख को देना होगा। देर मत करना। दोनों ने धन्यवाद कहा और कमरे की चाबी लेकर वहां से चले गए। कमरा देखकर पत्नी बोली, वाह, 1500 रुपए में इतना अच्छा कमरा मिल गया, वरना तो हम पूरे गांव में भटकते रहते। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, हाँ, ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब बस रोजगार का जुगाड़ हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा, तुम्हें काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। तुम तो कहते थे कि तुम्हारी दाल बाटी चूरमा का स्वाद जिसने एक बार चख लिया वो भूल नहीं पाता। राजकुमार हंसकर बोला, बिल्कुल, बस वही मैं यहाँ करूँगा। मैं दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाऊंगा। अगर लोग चंदन के ढाबे पर खाना खा सकते हैं तो मेरे ठेले पर भला क्यों नहीं आएंगे? पत्नी बोली, हाँ, पर ध्यान रखना, दाम थोड़ा कम रखना कि आम आदमी भी खा सके, और स्वाद ऐसा रखना कि लोग खुद अपने दोस्तों को लेकर आएं। राजकुमार ने आंख दबाकर कहा, इतना तो ज्ञान मुझे भी है कि ग्राहक को कैसे खींचना है। अब हम आराम करते हैं, कल से असली मेहनत शुरू होगी। और दोनों रात को चैन से सो गए। अगली सुबह सूरजपुर गांव में हलचल शुरू हो गई। मंडियों में सब्जियां उतर रही थीं। खेतों में बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। इसी बीच सड़क के किनारे एक नया ठेला लगना शुरू हुआ। ठेले पर साफ सुथरी कढ़ाई, घी की कटोरी, दाल का बड़ा भगोना और तंदूर में सिकती हुई सुनहरी बाटियां रखी थी। ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, राजकुमार की दाल बाटी चूरमा, सिर्फ 70 रुपए में, पेट भर। दाल में घी की खुशबू, गरम बाटी का धुआं और मीठा चूरमा, सारी महक मिलकर पूरे मोड़ तक फैल रही थी। गांव के दो आदमी, गोपी और रामलाल, उस खुशबू से खिंचे चले आए। अरे भाई, ये कैसी खुशबू है? घी और मसाले की इतनी बेमिसाल महक, मजा आ गया। तुम यहाँ क्या बेच रहे हो? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, भाइयों, मैं यहाँ दाल बाटी चूरमा बेच रहा हूँ। गरम गरम बाटी, ऊपर से घी, साथ में मसालेदार दाल और मीठा चूरमा। एक बार खाओगे तो घर का खाना भूल जाओगे। रामलाल हंसकर बोला, अरे घर का खाना भूला तो बीवी नाराज हो जाएगी। पहले ये बताओ, एक प्लेट की कीमत कितनी है? मात्र 70 रुपए प्लेट। इतने में पेट भी भरेगा और दिल भी खुश हो जाएगा। बताओ, एक प्लेट लगाऊं या दो? हम 2 लोग हैं तो 2 प्लेट लगाओ। देखें तो सही, ये सूरजपुर की नई दाल बाटी कैसी लगती है। राजकुमार ने 2 बड़ी प्लेटों में गरम बाटियां तोड़ी, ऊपर से घी डाला, दाल डाली और साइड में चूरमा रखा। दोनों बैठकर खाने लगे। कुछ ही मिनटों में दोनों की आंखें चमक उठी। रामलाल बोला, वाह भाई, मजा आ गया। 70 रुपए में इतना स्वाद, ऊपर से पूरा पेट भर गया। बिल्कुल राजस्थानी शान वाला स्वाद है। गोपी बोला, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारी प्लेट साफ, खाना गरम और घी असली लग रहा है। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अगर सच में मजा आया है तो बस एक काम करना, गांव में ये बात फैला देना कि जो भी पेट और दिल दोनों भरना चाहता हो वो एक बार मेरी दाल बाटी चूरमा जरूर खाए। चिंता मत करो भाई, आज शाम तक सूरजपुर के आधे गांव को पता चल जाएगा कि यहाँ एक बढ़िया दाल बाटी वाला आ गया है। और सच में कुछ ही दिनों में राजकुमार के ठेले पर भीड़ लगने लगी। लोग बोलते, चलो आज चंदन के ढाबे की जगह दाल बाटी चूरमा खा कर आते हैं। राजकुमार का ठेला चमकने लगा और उधर चंदन का ढाबा सुन्न पड़ने लगा।
एक दिन चंदन अपने ढाबे की खाली कुर्सियों को देख रहा था। जहाँ पहले शोरगुल, हंसी और चम्मचों की खनक सुनाई देती थी, वहाँ अब बस मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। चंदन बड़बड़ाया, ये क्या हो गया? कहाँ गए मेरे ग्राहक? किसकी नजर लग गई मेरे ढाबे को? तभी वही बूढ़ा गरीब आदमी जो पहले ढाबे के सामने बैठा था, वहाँ से गुजरता दिखाई दिया। उसके हाथ में अभी भी वही पुराना कटोरा था, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो चंदन के सामने रुककर बोला, क्या हुआ लाला, हवा निकल गई क्या? जब तुमने मुझे एक कोना भीख मांगने के लिए नहीं दिया था ना, तभी भगवान ने तय कर लिया था कि अब तुम्हें भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। चंदन गुस्से से बोला, ओ बुड्ढे, फिर शुरू हो गया तू। ध्यान से बात कर, वरना अभी एक लपड़ में नागिन डांस करने लगेगा। गरीब ने हंसकर कहा, डराने की जरूरत नहीं लाला, सच यही है कि आज जो तुम्हारे ढाबे में मक्खियाँ उड़ रही हैं, उसके पीछे तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। एक दाल बाटी वाला आया है ना, उसने तेरी बैंड बजा दी है। स्वाद भी अच्छा, दाम भी कम और दिल भी साफ। भगवान उसका साथ दे रहे हैं। चंदन चौंक कर बोला, दाल बाटी वाला? कौन है वो? अरे वही जिसे तूने खुद अपने कमरे में रहने को जगह दी थी, जिसे तूने समझा था कि बस किराया देगा और चलेगा। उसने मेहनत और सच्चाई से अपना ठेला लगा लिया और तेरे घमंड वाले ढाबे की हवा टाइट कर दी। चंदन का चेहरा लाल हो गया। रुक, अभी देखता हूँ कौन है वो। वो गुस्से से ठनकता हुआ राजकुमार के ठेले की तरफ चल पड़ा। चंदन दूर से ही देख रहा था। राजकुमार के ठेले पर लाइन लगी हुई थी। लोग हंसते बोलते दाल बाटी चूरमा खा रहे थे। किसी ने कहा, अरे इतना स्वाद तो चंदन के ढाबे पर भी नहीं मिलता था। किसी ने कहा, ऊपर से जेब पर भी हल्का पड़ता है। ये सुनकर चंदन के दिल में आग लग गई। वो कुछ बोले बिना वहाँ से वापस लौटा, सीधे घर गया और सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह चंदन गुस्से में राजकुमार के किराए वाले कमरे पर पहुंचा। आइए सेठ जी, किराया तो समय पर ही देने वाला था, आज महीना पूरा। चंदन ने बीच में ही बात काट दी। किराए की बात रहने दे, मैं यहाँ किराया लेने नहीं, तुम्हें निकालने आया हूँ। आज के आज, अभी के अभी तुम ये घर खाली कर दो, और हाँ, इस गांव से भी चले जाओ। राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों हक्का बक्का रह गए। पर सेठ जी, क्या हुआ? हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, किराया भी समय पर दिया, घर को साफ रखा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता। मेरे ही घर में रहकर, मेरे ही ढाबे के सामने ठेला लगाकर मेरा धंधा बंद करेगा? आज से न तुम मेरे घर में रहोगे, न इस गांव में काम करोगे। यहाँ मेरा दबदबा चलता है, समझे? पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम इस गांव में किसी को नहीं जानते, हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा समय दे दीजिए। चंदन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा। तुम दोनों अपना सामान समेटो और निकल जाओ। तेरे जैसे लोग यहाँ रहेंगे तो मेरा ढाबा कभी नहीं चलेगा। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उदासी तो थी, लेकिन खुददारी भी थी। वो शांत आवाज में बोला, ठीक है सेठ जी, अगर आपको हमारा रहना पसंद नहीं तो हम मजबूरी में रुकेंगे भी नहीं। आपका घर, आपका हक, हम सामान बांधते हैं, पर याद रखना, किसी का रोजगार छीनकर कभी कोई अमीर नहीं होता। चंदन तिरछी हंसी हंसकर चला गया। कुछ ही घंटों में राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपना सामान बांधा, ठेला समेटा और सूरजपुर गांव छोड़ दिया। चलते चलते पत्नी ने गांव की तरफ देखा और बोली, लगता है ये गांव अभी हमारे लिए नहीं बना था। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो कहीं भी जगह बन जाएगी। सूरजपुर से थोड़ी दूरी पर एक और गांव था, फुलेरा गांव। राजकुमार और उसकी पत्नी ने गांव के चौक पर पहुंचकर सबसे पहले सरपंच को खोजा। आखिरकार उन्हें पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग, गंभीर मगर नरम चेहरे वाले सरपंच बैठे दिखाई दिए। सरपंच ने पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। राजकुमार ने सम्मान से कहा, नमस्ते सरपंच जी, हम पास के सूरजपुर गांव से आए हैं। वहां हमारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हो गई, इसलिए हम नया गांव और नया घर ढूंढ रहे हैं। किराए पर छोटा सा कमरा मिल जाए,
बस इतना काफी है। सरपंच ने बिना सोचे कहा। अगर तुम इस गांव में किसी को नहीं जानते तो चिंता मत करो। मैं इस गांव का सरपंच हूं। मेरा काम ही है सबका ध्यान रखना। मेरे पास एक छोटा कमरा खाली है, तुम्हें दे दूंगा। किराया भी जितना बनेगा उतना दे देना। राजकुमार ने डरते डरते कहा। कल जिस गांव से हम निकाले गए वहां भी पहले मकान मालिक ने बहुत प्यार से कमरा दिया था। फिर जब हमारा धंधा चलने लगा तो हमें घर से निकाल दिया। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे? सरपंच ने हंसते हुए कहा। बेटा, सब गांव वाले एक जैसे नहीं होते। कोई लालच में अंधा हो जाता है तो कोई दूसरों के साथ चलकर खुश होता है। तुम बेफिक्र रहो। जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे मैं तुम्हें घर से निकालने वाला नहीं हूँ। राजकुमार की आंखों में राहत थी। ठीक है सरपंच जी, हम आपका भरोसा रखते हैं। अगले ही दिन से राजकुमार ने फुलेरा गांव में अपना दाल बाटी चूरमा का ठेला लगा दिया। ठेले पर अब उसने नया बोर्ड लगाया, फुलेरा की मशहूर दाल बाटी चूरमा, राजकुमार स्पेशल। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से आए और बोले, भाई, हमारे गांव में तो आज तक किसी ने इतनी धूमधाम से दाल बाटी नहीं बेची। तुम्हारा इतना क्या खास है? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, खास कुछ नहीं, बस दिल से बनी हुई दाल, अच्छी तरह सिकाई हुई बाटी, घी की खुशबू और मीठा चूरमा। एक बार खाकर देखिए, अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइएगा, न लगे तो पैसे भी मत दीजिएगा। अरे वाह, इतना भरोसा है अपने खाने पर। राजकुमार ने 2 प्लेट लगाईं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, ये तो कमाल का स्वाद है। ऐसा तो हमने मेले में भी नहीं खाया। धीरे धीरे बात फैलने लगी। फुलेरा गांव में एक नया दाल बाटी वाला आया है, जरा खाकर देखो। उसी फुलेरा गांव में एक आदमी था, बिहारी, जो सालों से वड़ा पाव बेचता था। उसका वड़ा पाव भी ठीक ठाक चलता था। लोग खेत से लौटकर या बाजार से आते जाते वड़ा पाव खा जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दाल बाटी चूरमा मशहूर होती गई, वैसे वैसे बिहारी के वड़ा पाव की बिक्री कम होने लगी। एक दिन 2 किसान उसके ठेले पर आए। भाई, 2 प्लेट वड़ा पाव लगा दे, भूख लगी है। दूसरा बोला, अरे, मैं तो आज वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। सुना है गांव में एक दाल बाटी वाला आया है, कल खाया था, मजा आ गया, आज भी वहीं जाऊंगा। बिहारी चौंक कर बोला, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता है हमारे गांव में जो है वही खाते हैं। वड़ा पाव, सब्जी, रोटी, ये नई नई चीजें खाना अच्छा नहीं। किसान हंसकर बोला, अरे भैया, खाने में क्या अच्छा और क्या बुरा? एक बार दाल बाटी खाकर तो देखो, न पसंद आए तो फिर हमेशा का वड़ा पाव खा लेना। हम तो आज दाल बाटी खाने जा रहे हैं। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए और राजकुमार के ठेले की ओर चल पड़े। बिहारी मन ही मन जलने लगा। ये कौन आ गया मेरे गांव में जो मेरे ग्राहक मुझसे छीन रहा है? आज तक इस गांव में किसी ने दाल बाटी बेचकर धंधा नहीं किया। अब ये आया है और मेरा धंधा मंदा कर दिया। शाम को घर जाकर वह सिर पकड़े बैठा था। उसकी पत्नी आई और बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? ठेले पर कुछ ठंडा रहा क्या? बिहारी चिढ़कर बोला, आज से नहीं, कई दिनों से ठंडा चल रहा है। सब लोग उस दाल बाटी वाले के पास जा रहे हैं। मेरे वड़ा पाव के ठेले पर तो जैसे ताला पड़ गया है। अरे, अगर उसका खाना अच्छा है तो हो सकता है लोग वही पसंद करें। तुम भी अपना स्वाद बेहतर कर लो या कोई नई चीज जोड़ लो ठेले में। लड़ने से अच्छा है सीख लेना। बिहारी गुस्से में बोला, तुम मुझे ही उल्टा समझा रही हो। ये सब तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझेंगे। मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि ये दाल बाटी वाला ही गांव छोड़कर चला जाए। पत्नी ने कहा, देखना, अगर तुम गलत करोगे तो बाद में पछताओगे। बिहारी ने सुनकर जवाब दिया, छोड़ो, तुम बस चप्पल वाला ट्रीटमेंट की धमकी देना, दिमाग नहीं लगाना। मैं खुद सोचूंगा क्या करना है। अगले दिन बिहारी अपने दोस्त के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या बात है बिहारी, आज बहुत टेंशन में दिख रहे हो? बिहारी ने कहा, भाई सीधी बात ये है, जब से दाल बाटी वाला आया है मेरे वड़ा पाव की दुकान चली नहीं रही। कोई तरीका बता जिससे उसका धंधा बंद हो जाए। दोस्त ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, देख, जहाँ तर्क काम ना करे वहाँ अंधविश्वास काम आता है। तू एक काम कर, किसी ढोंगी बाबा को पकड़ और उससे कहे कि वो गांव वालों को डराए कि दाल बाटी में कुछ अशुभ है, या ये
कि नए खाने से विनाश होता है। लोग डर कर खाना बंद कर देंगे। बिहारी की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बड़ा भारी आइडिया दे दिया तूने। लोग बाबा लोगों की बात बहुत जल्दी मानते हैं। इसी शाम बिहारी एक नकली ढोंगी बाबा के पास गया। वो बाबा गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। बिहारी ने कहा, बाबा, आपके लिए एक बढ़िया काम है। अगर कर दोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। बाबा ने आंखें घुमाकर कहा, पहले काम तो बता बेटा, फिर तय होगा कि पैसा लगेगा या नहीं। आपको बस इतना करना है कि कल चौपाल पर बैठकर कथा करो और गांव वालों से कहना कि गांव में जो लोग यह नई नई दाल बाटी चूरमा बेच रहे हैं, उनका खाना अशुभ है। उसे खाने से रोग, दुर्भाग्य, बीमारी, अकाल जो भी मन आए बोल देना। बस इतना कर दो कि गांव वाले डर जाएं और दाल बाटी खाना छोड़ दें। बाबा ने हंसते हुए कहा, हाय, इतना सा काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लोग तो वैसे ही मेरी बातों से डरते हैं। तू बस पैसे तैयार रखना, काम ना हो पाया तो वापस कर दूंगा तेरे पैसे। ये मेरी जुबान है। अगले दिन दोपहर में चौपाल पर बाबा ने भजन कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कई लोग जमा हो गए। कथा के बीच में बाबा अचानक गंभीर होकर बोले, सुनो गांव वालों, अभी अभी मुझे ऊपर से संदेश आया है। देवता बहुत नाराज हैं। गांव में गलत खाने की शुरुआत हो गई है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इस गांव पर बड़ा संकट आएगा। लोग घबरा गए। बाबा, गलत खाना मतलब कोई शराब पी रहा है क्या? बाबा ने नाटकीय ढंग से कहा, नहीं, बात पीने की नहीं, बात खाने की है। इस गांव में आज तक लोग सादा खाना खाते थे, सब्जी रोटी, दाल भात, वड़ा पाव। लेकिन अब एक नया आदमी आया है जो चौराहे पर दाल बाटी चूरमा बेच रहा है। देवताओं ने कहा है, अगर ये खाना बंद नहीं हुआ तो गांव में बीमारी, सूखा और झगड़े शुरू हो जाएंगे। भीड़ में से एक नौजवान बोला, बाबा, ये आपने किस देवता से सुना? और दुनिया भर में लोग दाल बाटी खाते हैं, उनके यहाँ तो कुछ नहीं होता, फिर सिर्फ हमारे गांव में क्यों होगा? बाबा ने उसे घूर कर कहा, मूर्ख बालक, देवताओं की बात पर सवाल करेगा? अभी तो मैंने सिर्फ चेतावनी दी है। अगर नहीं माने तो अगली बार विनाश होगा। कुछ लोग डर गए, कुछ को बात हजम नहीं हुई। एक बूढ़ा किसान बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इस दाल बाटी वाले का खाना साफ है, स्वाद अच्छा है, बीमार तो कोई हुआ नहीं। तुम बस डराने आए हो। चलो भाई, यहां से उठते हैं, वरना ये ढोंगी हमें पागल ही बना देगा। और धीरे धीरे कई लोग वहां से चले गए। बाबा ने सोचा था कि सब डर जाएंगे, पर उसे उम्मीद जितना प्रभाव नहीं मिला। बाबा शाम को बिहारी के पास पहुंचा। बिहारी बोला, क्या बे डुप्लीकेट बाबा, तूने तो कहा था गांव वाले मान जाएंगे। आज तो सब उठकर चले गए। मेरी वड़ा पाव की दुकान फिर भी खाली है। बाबा ने धीरे से कहा, आज मैंने सिर्फ बात की, अब काम करके दिखाऊंगा। लोगों के दिमाग से ज्यादा उनके डर पर वार करना पड़ता है। कल देखना, मैं ऐसा खेल करूंगा कि सब दाल बाटी से भागेंगे। रात में बाबा ने गांव के एक दुकानदार को पकड़ा जो अपना धंधा लेकर बहुत टेंशन में था। बेटा, तेरा धंधा मंदा चल रहा है ना? दुकानदार चौंक कर बोला, हाँ बाबा, आपको कैसे पता? मुझे सब पता होता है। तू चाहता है तेरा धंधा तेज चले? हाँ बाबा, कोई उपाय बताइए। बाबा ने फुसफुसाकर कहा, कल तू दाल बाटी वाले के ठेले पर जा, भर पेट दाल बाटी खा और फिर सबके सामने पेट पकड़कर चिल्लाना, अरे ये क्या खिला दिया, मेरा पेट जल रहा है। और बोलना, जब से दाल बाटी खाई है गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। बस ये नाटक कर दे, बाकी काम लोगों का डर कर देगा। फिर मैं तेरे धंधे के लिए अलग से पूजा करूंगा। दुकानदार बोला, अगर इससे मेरा धंधा चलेगा तो मैं ये काम कर दूंगा बाबा। अगले दिन वो दुकानदार राजकुमार के ठेले पर पहुंचा। राजकुमार ने मुस्कुराकर पूछा, आओ भाई, क्या खाओगे? आज ताजी दाल, घी से भरी बाटियां और मीठा चूरमा तैयार है। दुकानदार ने कहा। एक प्लेट लगा दो। वो आराम से बैठकर दाल बाटी चूरमा खाने लगा। स्वाद तो उसे सच में बहुत अच्छा लगा। दिल में तो सोच रहा था, वाह, पर बाबा से किया वादा याद था। प्लेट खत्म होते ही अचानक वो पेट पकड़कर चिल्लाने लगा, अरे अरे मेरा पेट, ओ राम, मैं तो गया। इस दाल बाटी में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है पेट फट जा
कुछ लोग घबरा गए, उसके आसपास जमा हो गए। राजकुमार हैरान होकर बोला, भाई ये क्या कह रहे हो? मैं तो रोज यही दाल बाटी बनाकर सबको खिलाता हूँ। आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो बस नाटक लग रहा है। दुकानदार जोर जोर से बोला, नहीं, ये नाटक नहीं है। गांव में कई लोग बोल रहे थे कि दाल बाटी खाने के बाद पेट दर्द हो रहा है। जब से ये नया खाना आया है, गांव में अकाल जैसी स्थिति आने वाली है। बाबा ने भी चेतावनी दी। भीड़ में कुछ लोग बोले, अरे बाबा ने भी तो कहा था कि ऐसा खाना मत खाओ। अब देखो इसका हाल। राजकुमार ने समझाने की कोशिश की, भाइयों, आप लोग समझदार हैं। पूरा राजस्थान, पूरा देश दाल बाटी खाता है। किसी को कुछ नहीं होता। यहाँ साफ पानी, साफ बर्तन, ताज़ा दाल और बाटी सब कुछ है। ये सब डर और नाटक है। लेकिन डर में डूबे लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। नहीं नहीं, हमें अपनी जान प्यारी है। हम अब ये दाल बाटी नहीं खाएंगे, चाहे जैसा भी स्वाद हो। अगर बाबा ने मना किया है और ये आदमी भी पेट दर्द से तड़प रहा है तो हम खतरा नहीं मोल लेंगे। राजकुमार का ठेला खाली हो गया। उस रात उसके ठेले पर सिर्फ हवा चल रही थी, ग्राहक नहीं। उधर वड़ा पाव वाले बिहारी के ठेले पर भीड़ लग गई। बिहारी जोर जोर से बोल रहा था, आओ आओ वड़ा पाव खाओ, बॉडी बनाओ, ना होगी कोई बीमारी ना कोई रोग। वड़ा पाव खाओगे तो बोलोगे रोज रोज। लोग हंसते खाते वड़ा पाव लेने लगे। रात को बिहारी खुश होकर बाबा के पास गया। वाह डुप्लीकेट ढोंगी बाबा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अब मुझे समझ में आया तुम्हारे पास सच में कुछ न कुछ शक्ति है। बाबा हंस पड़ा। अरे बेटा, लोगों के डर से बड़ा कोई जादू नहीं होता। तू बस पैसे की चिंता मत कर। जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। दोनों हंसते हुए अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन्हें क्या पता था कि रात के कोने में खड़ा एक आदमी ये सब सुन रहा था। वो था राजकुमार। अगले दिन सुबह राजकुमार सीधे फुलेरा गांव के सरपंच के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत थी। राजकुमार ने सारी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। कैसे बिहारी ने बाबा को बुलाया, कैसे दुकानदार को पेट दर्द का नाटक करने को कहा, कैसे बाबा ने झूठा डर फैलाया और कैसे उसकी रोजी रोटी पर हमला किया गया। सुनकर सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। बेटा, मैंने तुम्हें इस गांव में आने पर वादा किया था कि जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये गांव मेरा परिवार है और तुम भी अब इस परिवार का हिस्सा हो। किसी को हक नहीं कि झूठ और ढोंग से तुम्हारा धंधा बिगाड़ दे। अगले दिन सरपंच ने चौपाल पर बैठक बुलाई। सारे गांव वाले, बिहारी, बाबा और राजकुमार सबको बुलाया गया। सरपंच ने सबके सामने कहा, सुनो गांव वालों, मैंने सुना है कि दाल बाटी खाने से गांव में बीमारी फैल रही है। लोग पेट दर्द से तड़प रहे हैं और ये सब इस ठेले वाले के कारण हो रहा है। क्या ये सच है? भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, हाँ सरपंच जी, हमने भी यही सुना है। बाबा ने भी कहा था और कल उस आदमी का पेट दर्द भी हुआ था। सरपंच ने गंभीर होकर पूछा, तो चलो आज हम सच जान लेते हैं। पहले ये बताओ, कल पेट दर्द किसे हुआ था? दुकानदार डरते डरते आगे आया। सरपंच ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें सच में दाल बाटी से तकलीफ हुई थी या ये सब किसी ने तुमसे करवाया था? दुकानदार के पैर कांपने लगे। उसने बाबा और बिहारी की तरफ देखा, फिर सरपंच के कठोर लेकिन न्यायपूर्ण चेहरे की तरफ। आखिरकार उसने हार मान ली। सरपंच जी माफ कीजिए, ये सब एक नाटक था। ढोंगी बाबा ने मुझसे कहा था कि मैं दाल बाटी खाकर पेट दर्द का नाटक करूं, ताकि लोग डर जाएं और दाल बाटी खाना बंद कर दें। बदले में वो मेरे धंधे के लिए पूजा करने वाला था। चौपाल में सनसनी फैल गई। सरपंच ने बिहारी की तरफ मुड़कर कहा, और ये सब करने की प्लानिंग किसने की? दुकानदार ने सिर झुकाकर कहा, बिहारी वड़ा पाव वाले ने। सारे गांव वाले बिहारी की ओर देखने लगे। सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा, क्या ये सच है बिहारी? बिहारी घबराकर बोला, नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस मतलब बाबा की बात। झूठ बोलने की जरूरत नहीं।
इस राजकुमार ने कल रात तुम्हारी और बाबा की बातों को खुद सुना है। तुमने पैसे देकर झूठा डर फैलाया, एक ईमानदार आदमी का धंधा तोड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, पूरा गांव के खिलाफ धोखा है। और तुम जो अपने आप को भगवान का दूत बताते हो, तुमने पैसों के लिए झूठा संदेश देवताओं के नाम पर बांटा। बाबा के पास कोई जवाब नहीं था। सरपंच ने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया। सुनो गांव वालों, दाल बाटी हो, वड़ा पाव हो, रोटी हो या चावल खाना गलत नहीं होता। गलत होता है झूठ और धोखा। आज ये साबित हो गया कि राजकुमार की दाल बाटी चूरमा में कोई बुराई नहीं। बुराई तो उन दिमागों में थी जिन्होंने झूठा डर पैदा किया। इसलिए मैं फैसला करता हूं, कुछ दिनों तक गांव में कोई भी बिहारी के यहां से वड़ा पाव नहीं खरीदेगा, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। ढोंगी बाबा को अब से फुलेरा गांव की सीमा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। और राजकुमार, तुम्हें पूरे गांव के सामने मैं ये कहता हूं कि तुम बेफिक्र होकर अपना ठेला लगाओ। जो भी तुम्हारी दाल बाटी चूरमा खाना चाहे वो बिना किसी डर के खाए। इस गांव में अंधविश्वास नहीं, सच्चाई और मेहनत चलेगी। गांव वालों ने तालियां बजाई। सरपंच ने नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा, बिहारी, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार भी इंसान ही सकता है। आज से अगर तुम ईमानदारी से धंधा करोगे तो तुम्हें भी मौका देगा, लेकिन फिर कभी किसी का रोजगार छीनने के लिए झूठ और ढोंग का इस्तेमाल मत करना। बिहारी की आंखों से आंसू निकल आए। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जलन में आकर ये सब किया। आज के बाद मैं सिर्फ अपना वड़ा पाव ईमानदारी से बेचूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा। तभी राजकुमार ने बोला, देख भाई, गांव में हम सब साथ रहकर ही आगे बढ़ेंगे। तू अपना वड़ा पाव अच्छे से बना, मैं अपनी दाल बाटी चूरमा अच्छी बनाता रहूंगा। ग्राहक जिसे चाहेगा वो वही जाएगा, लेकिन हम दोनों किसी को धोखा नहीं देंगे। गांव वालों ने फिर से ताली बजाई। उस दिन शाम को राजकुमार के ठेले पर इतना ज्यादा रश था कि उसे अपनी पत्नी और 2 पड़ोसी बच्चों की मदद लेनी पड़ी। सब लोग हंसते मुस्कुराते गरम दाल, घी से भरी बाटियां और मीठा चूरमा खा रहे थे। आसमान में तारे धीरे धीरे निकल रहे थे और फुलेरा गांव में उस रात एक बात सबके मन में साफ लिखी जा चुकी थी। झूठ, ढोंग और लालच से धंधा नहीं चलता। सच्चाई, मेहनत और अच्छे खानपान से ही असली बरकत आती है। और इस तरह दाल बाटी चूरमा वाला राजकुमार और फुलेरा गांव दोनों एक दूसरे की जिंदगी का प्यारा हिस्सा बन गए।